इलेक्ट्रोफाइल्स फॉर्म्ड इन दिस केसेस। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबको पता है कि ये जो लाइन सबको पता है कि बेंजीन जो है वो आयोडीनेटेड नहीं हो सकती I2 से डायरेक्टली, अपन को HNO3 डालना पड़ता है। जब अपन HNO3 डालते हैं तो अपन का जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स बनता है वो I+ बनता है। ओके, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2। अपन को बोला गया है कि 10 ग्राम का एक मिक्सचर है कैल्शियम क्लोराइड का एंड सोडियम क्लोराइड का, जिसको अपन ने ट्रीट किया है Na2CO3 से। तो इससे अपन को कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। उस कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन हीट करते हैं तो अपन को CaO मिलता है और उसका मास अपन को दिया हुआ है CaO का 1.62 ग्राम्स। तो अपन को बताना है कि CaCl2 का मास परसेंट क्या है टोटल मिक्सचर जो कि 10 ग्राम का है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या होगी, अपन कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 प्लस अपना हो जाएगा NaCl प्लस Na2CO3 से करा रहे हैं रिएक्ट। तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस NaCl। ठीक है, अब अपन इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा एंड ये 3 हो गया और 3 NaCl एंड CaCO3 तो ऐसा ही है। तो ये अपना बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। अब अपन को इन दोनों का कंबाइंड मास जो है वो 10 ग्राम दिया है। तो अपन क्या करते हैं, एक को 10 ले लेते हैं, एक को 10 माइनस x ले लेते हैं। तो मान लो मैंने इसको x लिया और इसको मैंने 10 माइनस x लिया, तो दोनों कंबाइंड मास 10 है। ठीक है, और CaCO3 तो एक और अपन को रिएक्शन दी है वो है CaCO3 गिव्स CaO और यहाँ से 1.62 ग्राम मिल रहा है। तो अपन इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO इज इक्वल टू 1.62 ग्राम्स। और मॉलिकुलर वेट क्या होता है CaO का, कैल्शियम का हो गया 40, उसका हो गया 16, टोटल 56। तो अपने CaCO3 के मोल्स भी उतने ही होंगे, इज इक्वल टू N ऑफ CaCO3। तो अपन क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिकुलर वेट करेंगे तो अपन को वेट मिल जाएगा। तो 1.62 अपॉन 56 इंटू मॉलिकुलर वेट क्या होता है इसका 40 प्लस 44, 40 प्लस 40 प्लस 12 होगा अपना 52, 52 प्लस 48 100। तो इसका वेट है अपना 100। तो यहाँ से अपन को लगभग 3 मिलता है। तो अपना जो थ्री मिलेगा ना, 3 नहीं मिलेगा सॉरी, 162/56 कितना होता है 3 2.9 करीब आना चाहिए, काफ़ी क्लोज हुआ 3 का, 2.9 मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो CaCO3 का अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, मतलब ये ग्राम में आएगा ऑब्वियसली, वेट है ये। तो यहाँ पे अपने पास 2.9 ग्राम। ठीक है,
तो यहाँ से अपन मोल्स निकाल लेंगे वापस से, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स मतलब 2.9 ग्राम है। ओके, तो 2.9 ग्राम, तो यहाँ से अगर अपन नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने थे 162/56, दैट इज़ 0.29 नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसके। ओके, 0.29 भी नहीं है एक्चुअली, 0.029 होगा। ठीक, इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इसमें से अपन को एक्स के भी इतने ही मोल होंगे, मतलब एक्स जो अपन ने टोटल अपना ग्राम वेट है, तो एक्स अपॉन CaCl2 का वेट कितना है 40 + 70, 110 नियरली, विच इज़ इक्वल टू 0.029। तो यहाँ से अपना एक्स आ जाएगा कितना 0.29 इंटू 11, 0.29 इंटू 11 क्या होगा नियरली 3 होगा। तो अपना 3 ग्राम CaCl2 है। तो मास परसेंट क्या हो गया, क्योंकि 3 ग्राम CaCl2 है, अपन को उसका 3 ग्राम अपॉन टोटल मास कितना है अपना 10 ग्राम का था टोटल, इंटू 100 कर देंगे, विच कम्स आउट टू बी 30%। तो our closest option should be the answer, which is option number B, 32.1। तो यार ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अपन को बोला गया है कि P है अपने पास जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर है और 33 सेकेंड्स बाद कितना होगा। तो इसमें अपन को 2 K दिए हुए हैं, तो इसमें अप्रोच कैसे करना है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है AT इज इक्वल टू A0 e की पावर -KT। अभी जो K है ना, अगर अपन को K की एक ही वैल्यू है तो अपन K की वही वैल्यू यूज़ कर लेते जो कि अपने पास अवेलेबल है। लेकिन अगर अपन को 2 K की वैल्यूज़ गिवन है तो अपन उनका एडिशन कर लेंगे, K इफेक्टिव निकाल लेंगे। ठीक है, तो K इफेक्टिव अपने पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन, तो 10 to the power -2 + 2 × 10 to the power -2, दैट विल बी 3 × 10 to the power -2। तो इसको अपन यहाँ यूज़ करेंगे। तो अपना कंसनट्रेशन एट टाइम T विल बी इनिशियल कंसनट्रेशन दैट इज़ 1 मोलर, अपन को गिवन है 1 मोलर इनिशियल कंसनट्रेशन थी। उसके बाद E की पावर, तो अपना K इफेक्टिव दैट इज़ -3 × 10 to the power -3, एंड टाइम अपन को गिवन है 33.33। तो अगर अपन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो अपना बनता है E की पावर, ऊपर क्या बन रहा है -99 × 10 to the power -2 है, × 10 to the power -2। मतलब अपन 99 को 100 बोल सकते हैं और 100 की पावर 100 × 10 to the power -2 विच इज़ नियरली -1 आ जाएगा टोटल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ से अपना जो आंसर बनता है वो है 1/E। तो अपना ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। तो यार ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अपन को बोला गया है कि अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन विच केस द सेंट्रल एटम आर हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड हैव सेम वैल्यूज़ ऑफ EAN। नाउ व्हाट इज़ EAN। तो EAN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को अपन कैसे लिख सकते हैं, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो OXI लिख रहा हूँ मैं, प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन्स गिवन, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर अपन सब में देखें तो अपन निकल का अगर निकालते हैं तो निकल का निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा निकल का, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका
CO2 माइनस CO टू माइनस तो 2 पे होगा, निकल इस केस में 2 पे है, प्लस 2, राइट। तो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो देगा, एक्चुअली CO पर चार्ज क्या होता है, CO पर चार्ज तो अपना ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे सॉरी Ni अपना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो शो करेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका ज़ीरो है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने देगा वो, क्योंकि CO जो होता है वो अपना 4 तो 8 होगा यहाँ पे, तो 36 आ जाएगा यहाँ से। और अगर अपन NiCN4 2 माइनस का निकालेंगे तो अपन को क्या मिलता है, ये था अपना NiCO4 का। अगर अपन निकालते हैं NiCN4 का तो वो क्या हो जाएगा 28 माइनस, यहाँ पर +2 शो करेगा तो यहाँ पर -2 आएगा, और अगेन यहाँ पर 8, तो ये हो जाएगा 34। तो ये वाला ऑप्शन तो अपना गलत हो गया क्योंकि दोनों अलग अलग शो करेंगे। तो अगर अपन ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में अपना Fe F6 3 माइनस को अगर अपन निकालें तो अपना Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26, एंड F माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 पे ही है। और अगर अपन +2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 6 हैं, तो यहाँ पर 6 ही होगा, तो टोटल कितने हो गए 35। और अगर अपन FeH2O6 का निकालें तो सेम ही प्रोसीजर होगा, सेम ही वैल्यू बनेगी, क्योंकि 26 है -3 बनेगा, लेकिन में भी 6, हाँ तो यही आंसर आएगा 35 में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें तुमको बोला गया है कि अमोनियम कार्बोनेट एसोसिएट हो रहा है और उसकी एक इक्वेशन दी हुई है। तो एज in a closed vessel having ammonium carbonate in equilibrium, NH3 is added such that partial pressure of NH3 now 2 equals to the original total pressure. The ratio of the total pressure now the original pressure is, मतलब देखो क्या हो रहा है कि अपनी जब रिएक्शन हो रही है ना, तो जो अपना NH2COONH4 जो डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है टू NH3 प्लस CO2, तो T इज इक्वल टू 0 पर जब अपन इक्विलिब्रियम पे देख रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर होगा 0 क्योंकि दोनों फॉर्म हो चुके होंगे। तो यहाँ पर प्रेशर होगा 2P और यहाँ पर P, तो अपना K क्या आ जाएगा, तो अपना जो K आएगा वो होगा 2P का स्क्वायर इंटू P। तो यहाँ से अगर अपन का KP आ रहा है 4P क्यूब, ठीक है। तो अपन को क्या बोल रहा है कि अपना जो पार्शियल प्रेशर है NH3 का वो टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर NH3 का, तो पार्शियल प्रेशर क्या है NH3 का 2P अपॉन 3P will be equal to total pressure that is 3P। तो अपना यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, P आ जाएगा 2/9, ऐसा होना चाहिए। टू बाई 9 आना जाना चाहिए। तो अपन से बोला क्या, द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर
द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर नाउ द ओरिजिनल प्रेशर इज। तो टोटल प्रेशर और ओरिजिनल प्रेशर, मतलब जो अभी प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर था, उसका रेशियो पता करना है। तो अगर अपन इस कंडीशन में देखेंगे तो अपना यहाँ पे 3P हो चुका होगा और यहाँ पे तो P था ही। तो जो अपना अभी जो प्रेशर है वो क्या है, 27P³। ऐसा होना चाहिए, सॉरी 9P³, 9 होगा। ये हो जाएगा कब का, अभी का, मतलब जो ओरिजिनल अभी है। ठीक है, तो और अपन को पहले और अभी का रेशियो लेना है। मतलब ये हो गया अपना पहले का और ये हो गया अपना अभी का। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, C 4/9। तो इसके ऊपर मैं फिर से समझा देता हूँ कि अपना ये जो डिसोशिएट हो रहा है, तो अपना 2P प्रेशर बनेगा, P प्रेशर बनेगा, अपन ने K निकाल लिया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में 4P³ आ गया। अब अपन ने जो यहाँ से कैलकुलेशन किया है ना, वो किया है अपन ने, जो अपन को ये गिवन है कि NH3 ऐड किया है। तो जब NH3 अपन ने ऐड किया तो अपन का जो प्रेशर था ये 2NH3 वाले का, ये बढ़ के 3P हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भूल जाओ, ये सबको भूल जाओ, ये फालतू में कॉम्प्लिकेट कर रहा था क्वेश्चन को, उस सबको भूल जाओ। तो अपन ने जब उसको ऐड किया तो अपना जो प्रेशर हो गया 2NH3 का, वो 3P हो गया, और अपना CO2 को तो P था ही। तो अब जब अपन उनका K निकालेंगे ना, तो अपन का जो K आएगा वो आएगा 9P³ और पहले था 4P³। तो इन दोनों का रेशियो लेना है बस। ठीक है, तो यार ये अपना क्वेश्चन नंबर 6, इसमें अपन को बोला गया है कि इस कंपाउंड जो है A है उसका अपन करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो अगर अपन अपना ऑप्शन नंबर A देखें इसके बारे में, तो ये कहता है कि इट इज़ मोर एसिडिक देन CH3OH। तो देखो यार, ये जो कंपाउंड होता है ना, ये काफ़ी एसिडिक होता है, काफ़ी एसिडिक होता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ये इसकी खासियत होती है। तो ये पता होना चाहिए। तो अपना ऑप्शन नंबर A सही हो सकता है। और कह रहा है बी कह रहा है कि इट इज़ मोर एसिडिक देन H2SO4। तो यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि H2SO4 अपना काफ़ी ज़्यादा हाई एसिडिक होता है। और अगर ये इतना ज़्यादा एसिडिक होता तो हम लोगों ने कभी ना कभी इसको मतलब बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ होता, लेकिन हमने इसे डिटेल में नहीं पढ़ा है कहीं भी, किसी भी टेक्स्ट बुक में। काफ़ी मतलब बात है इसकी, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल में कहीं बात नहीं है। मतलब ये अपन इससे अपन कह सकते हैं कि H2SO4 ज़्यादा एसिडिक तो हो नहीं सकता। और सी कह रहा है कि डज़ नॉट रिएक्ट विद CH3MgBr। गलत, कर सकता है रिएक्ट। ठीक है, क्यों करेगा रिएक्ट, क्योंकि इसमें अपना क्या बोलते हैं उस रिएक्शन को, यार वो काफ़ी फेमस रिएक्शन है यार, आई एम नॉट एबल टू रिमाइंड, आई एम नॉट एबल टू गेट द नेम। याद आता तो बताता हूँ। और ये जो अपना ये यहाँ पे जो अपना फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, वो कह रहा है कि इट इज़ ट्राइबेसिक एसिड। तो यार ये तो कुछ ज़्यादा ही फालतू बात कर दी नहीं, क्योंकि अगर अपने पास सिर्फ 2 ही H हैं तो ये डायबेसिक हुआ ना, ट्राइबेसिक कैसे हो गया। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर A ही है जो सही है। तो यार पिछले क्वेश्चन में मैं जो बात कर रहा था CH3MgBr के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बोलना चाह रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू गेट द नेम। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें अपन को बोला गया है कि अपने पास एक रिंग है, उसके ऊपर CH2NH2 लगाया, अपन ने पहले उसको HNO2 से रिएक्ट कराया, फिर H2 से रिएक्ट कराया, तो अपन को मेजर प्रोडक्ट A बताना है। तो जब भी देखो अपन के पास रिंग हो और अपन को HNO2 से रिएक्ट कराना हो, तो अपने पास सिर्फ एक ही एक्शन होती है, वो होती है अपने कि N2Cl लग जाता है। काफ़ी फेमस रिएक्शन है, N2+Cl-। फिर जब अपन इसको H2O से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर अपना CH2 लगेगा, जो कि पहले भी था, लेकिन ये निकल लेगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बचेगा,
CH2 प्लस और OH अपना क्या बोलते हो यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपना पॉजिटिव अपना यहाँ पे कटायन बन रहा है, लेकिन इतना स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये प्राइमरी कटायन है। अगर अपन इसको कैसे कहीं से हाइड्राइड शिफ्ट करा दें और अपन इसको यहाँ पे ले आएँ यहाँ पे, तो ये ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा क्योंकि टर्शरी बन जाएगा, टर्शरी स्टेबल। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो अपना एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये अपना CH3 बन जाएगा एंड अपनी रिंग Sc और अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जब H2 आएगा, H2O अटैक करेगा तो यहाँ पर से अपना OH निकलेगा और यहाँ जाके लग जाएगा। तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पर CH3 आए और यहाँ पर अपना OH लग जाए, तो अपना जो ऑप्शन नंबर A है वो मैच करता है, तो अपना ऑप्शन नंबर A जो है वो सही हो जाएगा। तो यार ये अपना क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें अपन को बोला गया है कि XuO64- इज़ ऑक्टाहेड्रल वेयर इज XCF6 इज़ डिस्टॉर्टेड 1 बिकॉज। तो यार इसमें बात तो सही लिखी है कि XCF6 जो होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है। तो डिस्टॉर्टेड होता क्यों है, वो इसलिए होता है क्योंकि XCF6 में अपने XC में लोन पेयर होते हैं, और अपना डिस्टॉर्शन तभी होता है ना, डिस्टॉर्शन किसी भी चीज़ में कब होता है, जब लोन पेयर अवेलेबल हो। मान लो ये अपना लोन पेयर होते हैं जब भी, तो अपना उसके थ्रू अपन ने पढ़ा है कि LP इज़ मोर देन LP इज़ मोर देन BP। तो जब भी लोन पर रिपल्शन होगा तो अपना ऑब्वियसली क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉशन हो जाएगा, इसलिए उस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर B जो है वो सही होना चाहिए। ये अपना अगला क्वेश्चन, इसमें अपन को बोला गया है कि विच इज़ लीस्ट बेसिक। तो यार अपन देख सकते हैं कि इसमें NF3 है, NaNCl3 है, NBr3 है, Ni3 है, मतलब ये तीनों FClBrI, तो ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं एंड डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। तो हमें ये पता है कि डाउन द ग्रुप जो होता है वो हमारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा लीस्ट बेसिक कौन सा होगा, सबसे टॉप वाला जो होता है वो लीस्ट बेसिक होता है। तो अपने में इसमें सबसे टॉप पे है NF3 जो कि लीस्ट बेसिक होगा, मतलब ज़्यादा एसिडिक होगा। दिस विल बी अ बिट एसिडिक एंड दिस विल बी अ बिट मोर बेसिक। ठीक है, तो यार ये अपना क्वेश्चन नंबर 10th, इसमें एक्चुअली बहुत बड़ी गलती है ऑप्शंस में, तो मैंने नोटिस किया अभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर A जो है वो सेम है। हम देख सकते हैं ध्यान से, PH लगा है, CH3 लगा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, सेम यहीं पे। तो ये दोनों जो है सेम ऑप्शन है। कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो कभी भी ऐसा दिखे तो समझ जाओ कि इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब अपना जो ऑप्शन नंबर A और C है वो ऑप्शन नहीं होगा। तो ऐसे अपन कभी कभी गेस वर्क कर सकते हैं, गेस वर्क नहीं एक्चुअली बहुत ही अच्छी लकी हो आप अगर आपने ये नोटिस कर लिया तो। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं अपने प्रोसीजर पे। तो अपन ने इस जो भी अपना गंदा सा कंपाउंड है इसको KOH से अपन ने अल्कोहलिक कंडीशन में अपन ने रिएक्ट करवाया एक्सिस में। तो एक्सिस लेकर अंदर समझ जाओ कि अपना जो ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, दोनों के दोनों को अपन को निकाल के अलग करना है। तो पहले अपन मान लेते हैं कि इसको अपन अलग करते हैं। तो अपना जो K है वो Br को ले जाएगा और KBr बना देगा, और जो अपना OH है वो या तो यहाँ से या तो यहाँ से अपना एक H निकालेगा और अपना H2O बना लेगा। तो अगर अपन इसमें देखें तो यहाँ पे अपना जो Br है और यहाँ पर अपना जो PH है, एक Br अपना यहाँ है, तो जो अपना K आएगा, सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि अपना K आ रहा है, तो वो आके इसको ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बन जाएगा पॉजिटिव आए, तो अपना कुछ ऐसा बनेगा।
यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव आयन और यहाँ रह जाएगा पीएच। अब अपना वाटर निकलेगा तभी अपने पास डबल बॉन्ड बनेगा। तो अपन को देखना है कि वाटर अपना यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा। अब अगर अपन देखें तो एक्चुअली ऑप्शन से ही अपन देख सकते हैं कि अपने पास दोनों ही ऑप्शन में आप यहीं से निकल रहा है। अगर आपको वैसे नहीं भी देखना है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो अपना जो फिनाइल ग्रुप है उसके ऊपर वाला जो हाइड्रोजन निकलेगा तो वहाँ पे अपना एक कैटायन बनेगा और वहाँ पे कैटायन बहुत ही स्टेबल होगा क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में होगा फिनाइल रिंग के साथ। तो इसलिए अपना यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो जो भी अपना OH माइनस आएगा वो यहाँ से H प्लस ले जाएगा। तो अपना जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर पीएच और Br अभी भी यहाँ पे लगा है। तो जो Br है वापस अपन KOH से रिएक्ट कराएंगे तो अपना K आएगा और किसको ले जाएगा। अगेन यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बना तो अपन को अब देखना है कि अपना जो H है वो यहाँ से निकलेगा या तो फिर यहाँ से निकलेगा। अब अपन सोचें कि अगर यहाँ से निकलेगा तो अपना डबल बॉन्ड रिंग इधर पे आएगी, मतलब कुछ ऐसा डबल बॉन्ड आएगा। तो उसका कोई मतलब है नहीं क्योंकि कहीं से भी वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर अपन यहाँ से बनाएं, यहाँ से अपन H निकालेंगे तो अपन का डबल बॉन्ड रिंग यहाँ बनेगी और ये इस वाली रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों रिंग कॉन्जुगेशन में हो जाएंगी तो अपना H यहीं से निकलेगा। तो यहाँ से अपना H प्लस निकलेगा। ठीक है, तो अपना फाइनल कंपाउंड कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यार ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें अपन को बोला गया है कि ए जो है रिएक्ट करता है वाटर से और अपन का B प्लस HCl बनाता है और जो अपना B प्लस H2 रिएक्ट करता है तो C प्लस HCl बनाता है। तो यार अपन सारे रख के देख लेते हैं। अगर अपन PCl5, अच्छा ये भी बहुत अच्छी ट्रिक होती है कि अगर अपने ऑप्शन ए के लिए जो अपने पास जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो है PCl5, PCl5 SOCl2, PCl3। मतलब ए के लिए PCl5 की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। सबसे पहले आप कौन सा रख के देखोगे? ए को PCl5। तो अगर अपन ए को PCl5 रख के चलते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो ए को अपन ने PCl5 रखा प्लस अपन ने किया H2O तो अपन को क्या मिलेगा? POCl3 प्लस HCl। और फिर अपन जब POCl3 का रिएक्शन वापस वाटर से कराते हैं तो अपन के पास H3PO4 बनता है। काफ़ी फेमस रिएक्शन है, याद ही होगी। तो अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन में अपन का RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी पूछिएगी किसकी होगी। तो उसके लिए मैं अपन क्या करता है RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो अपना फर्स्ट लेटर होता है ना, अपन पहले उसको देखते हैं, सबको कंपेयर कर लेते हैं। उसके बाद अपन अगर सबके सब सेम आते हैं तो अपन फिर सेकंड लेटर पे मूव करते हैं, सेकंड को कंपेयर करते हैं सबके, इनकेस वो भी सेम आ जाते हैं तो अपन थर्ड पे जाते हैं। तो ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो अपना अगर अपन फर्स्ट लेटर कंपेयर करें तो अपन इन चारों में से अपना एक एटम डिफरेंट है S जो कि मैक्सिमम है। सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर है वो कार्बन के से ज़्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो अपना SO3H जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 13 इसमें अपन को बोला गया है कि द pH ऑफ ब्लड स्ट्रीम इज मेंटेन बाय प्रॉपर बैलेंस ऑफ H2CO3 एंड NaHCO3 कंसंट्रेशन। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर NaHCO3 should be mixed with 10 ml sample of blood which is 2 molar NH2CO3 in order to maintain pH of 7.4। K वैल्यू अपन को दी हुई है। जब भी अपन को K वैल्यू दी है और ये सब सॉल्ट दिया है और एसिड दिया है तो अपन के पास एक ही अपने दिमाग में आनी चाहिए, वो है हेंडरसन इक्वेशन। Now what does Henderson equation says? Henderson equation says that pH of an acid is equal to pKa plus log of salt upon acid. Okay,
तो pH अपन को मेंटेन करना है 7.4, तो 7.4 हो जाएगा। ना pK वैल्यू अपन को दी हुई है, मतलब K वैल्यू दी हुई है, तो अपन उसका pK निकाल सकते हैं माइनस लॉग 4 इंटू 10⁻⁻7 एंड लॉग सॉल्ट की कंसनट्रेशन। ना व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट अपना NaCO3 है, तो कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी इसकी? कंसनट्रेशन अपन कैसे निकालेंगे? अपने पास मोल्स गिवन है 5 मोलर, और अपने पास टोटल वॉल्यूम गिवन है क्या? वॉल्यूम अपने पास 10 ml जो है ब्लड है, और टोटल 10 ml अपने पास ब्लड है। तो और अपन को जो H2CO3 की वॉल्यूम है वो अपन को नहीं पता है, तो अपन उसको V मान लेते हैं। टोटल वॉल्यूम अपने पास कितनी हो जाएगी? 10 + V वॉल्यूम। ठीक है, तो अपने नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स MV होता है, तो N इज़ 5/10 + V, ओके, अपॉन अपना सॉल्ट के जो कि सॉरी अपना एसिड के जो कि अपना H2CO3 अपना एसिड है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स अपने 2 मोलर है, और उसकी वॉल्यूम भी सेम ही है जो अभी थी, तो 2/10 + V। तो यहाँ से अपन को मिलता है क्या? क्या मिलता है यहाँ से अपन को? V + 10 तो कट जाएगा। अपन को एक्चुअली अपन ने गलती ये करी थी कि अपन ने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है MV, मतलब नंबर ऑफ मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम। तो अपना जो 5 ml वाला जो था, क्या था? 5 ml वाला NaCO3, उसकी टोटल वॉल्यूम थी, अपन ने V एज्यूम की थी NaCO3 की, मतलब NaCO3 V वॉल्यूम, और अपना H2CO3 तो अपन उसको गिवन था कि वो 10 है, तो यहाँ पे 10 आएगा MV, और टोटल वॉल्यूम अपन डिवाइड करते ही हैं। ठीक है, तो ऐसा बनेगा इक्वेशन। तो फिर अपन का ये और ये कट जाएगा, तो अपन का नीचे बचेगा 20, और ये आ जाएगा प्लस लॉग V/4, और यहाँ पे अपना बचता है क्या? 7 माइनस लॉग 4। लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है? लॉग 4 की वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ लॉग 2, दैट इज 0.6020। ठीक है, तो इसको होना है 7.4 के बराबर। तो अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपन को क्या मिलेगा? यहाँ पे अपना मिलता है 6.4 इधर आके आएगा, 1 बन जाएगा, तो इसको अपना log V/4 को 1 होना है, मतलब V को कितना होना पड़ेगा? 40, V को 40 ml होना पड़ेगा, तब अपना 1 होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर A जो है वो सही हो जाएगा। तो यार ये अपना क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमको बोला गया है कि एक मेटल का कंबशन हो रहा है एयर में, एक्सेस एयर में, और वो फॉर्म कर रहा है एक्स अपॉन, जब अपन एक्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अपन को वाटर के साथ जब अपन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो अपन को H2O और O2 मिलता है। तो यार अपन को ये पता है कि अपन को H2O2 मिल रहा है। पैरोक्साइड अपन को किस चीज़ के कंबशन में मिलता है? पैरोक्साइड अपन को सिर्फ और सिर्फ पैरोक्साइड की ही कंबशन में मिलता है, या फिर सुपर ऑक्साइड के कंबशन में मिलता है? तो अब जो अपना पैरोक्साइड होता है ना, वो कंबशन जब करता है तो उसमें से अपना पैरोक्साइड तो निकलता ही है, साथ में अपना हाइड्रोक्साइड भी निकलता है। और सुपर ऑक्साइड में भी ऐसा ही होता है, H2O2 निकलेगा और साथ में अपना OH भी निकलेगा, पर इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा निकलती है, वो होती है O2। मतलब अपना जो X है वो एक पक्का ही एक सुपर ऑक्साइड है,
तभी अपने को H2O2 दे रहा है और साथ में O2 भी दे रहा है। तो X अपन को पता है। तो एक मेटल है जो कंबशन में सुपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो जो अपना जो Rb होता है ना, सिर्फ वही एक ऐसा मेटल होता है जो कि सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, बाकी सब नहीं करते। सुपर ऑक्साइड में होता क्या है, O की वैलेंसी जो होती है वो होती है -1/2। O अपना -1/2 पे होता है। ठीक, तो अपना सिर्फ और सिर्फ Rb ही वो बना पाता है, बाकी कोई नहीं। ठीक, तो अपना अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यार ये अपना क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि प्रैक्टिकली रेस्ट पे, उसका एक्सेलरेट किया है 100 वोल्ट से, और फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ जो उसकी है वो λ1 है। उसको फिर अपन ने रिटार्ड किया है 19 वोल्ट से, तो उसकी λ2 वेवलेंथ हो गई है। उसको अपन ने फर्दर रिटार्ड किया 3.02 से, तो उसकी वेवलेंथ λ3 हो गई है। तो एक्चुअली अगर अपन इसको सॉल्व करें तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ पहले। तो इसमें सबसे पहले अपन को दिया गया है कि 100 वोल्ट से अपन कर रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, λ=H/mv। और जो अपन को वोल्ट्स में दिया तो अपन क्या करते हैं, H को अपन mv को अपन क्या लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, जो कि हो जाता है 2m ke। के को अपन क्या लिख लेते हैं, H/2m qv। काइनेटिक एनर्जी को अपन लिख सकते हैं q/v। तो अपना जो λ1 होगा वो क्या होगा, H/√2m q। वोल्टेज क्या है 100। λ2 क्या होगा, H/√2m q। 19 से रिटार्ड किया है तो 100 - 19 होगा। 100 - 19 क्या होता है, 81। ठीक है, अब λ3 क्या होगा, H/2m q। ठीक है, तो अपन ने 81 से 3.2 रिटार्ड और कर दिया, तो 81 - 3.2 क्या होता है, 76.8। हाँ 76.8। तो अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, λ3 - λ2 अपन λ1। तो λ3 अपने पास, λ3 - λ1, λ2 है सॉरी, λ2 अपॉन λ1। तो λ3 हो जाएगा अपना 1/76/8 -1/9, क्योंकि √81 का 9 होता है। और λ1 अपने पास हो जाएगा -1/10। ठीक है, अपना H/√2m तो पहले ही कट चुका है, तीनों से कट जाएगा। तो ये होना चाहिए अपना आंसर। तो अगर एक्चुअली बस यही एक मुझे कन्फ्यूजन है कि इसका कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम में, बट अभी तो अपन कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं कैलकुलेटर से करता हूँ तो देखते हैं कितना आता है। √776, तो √76.8 अपना होता है 8.76 तो 1/8.76 अपना होता है 0.11 -1/9। तो $0.003 बनना चाहिए, 0.003/10। नियरली इसको आना चाहिए 0. जो कैलकुलेटर बता रहा है 0.0289, मतलब 0. अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 0.02
0.03। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, कहीं पर 0.03 आ रहा हो तो। अगर आप अपना ऑप्शन कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। क्योंकि पहली बात तो 768 का स्क्वायर आना ही नहीं चाहिए था, अंडर रूट इसका आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आया है तो भी अपन का कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो आई वुड प्रेफर कि इसको छोड़ दें अभी। किसी के पास सॉल्यूशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 16। इसमें अपन को बोला गया कि कार्बन डाइऑक्साइड किससे नहीं निकल सकता है। तो अगर अपन इसका रिएक्शन कराएंगे तो अपना यहाँ से भी निकल सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, और अपना यहाँ से भी निकल सकता है, तो ऑब्वियसली निकलेगा। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ पर भी यहाँ से निकल सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर इस तरह सक्सीनिक एसिड होता है, जिसका जो रिएक्शन होता है वो कुछ ऐसा होगा कि पहले अपना वाटर निकलेगा। एक्चुअली इनमें भी पहले वाटर निकलता है, लेकिन उनमें फर्दर रिएक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे हमारा ओ रह जाता है, H2 निकलेगा, ओ रह जाएगा, तो ये हमारा एनहाइड्राइड बन जाता है और हमारी रिएक्शन यहीं रुक जाती है और हमारा CO2 रिलीज नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। तो ये अपना अगला क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, सबको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पूरा का पूरा इसी में बेस्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, चाहे वो अल्फा हेलिक्स हो या वो बीटा हो या वो प्रोटीन वाला जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वो सब के सब हाइड्रोजन बॉन्ड से ही स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है। तो यार ये है अपना क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें अपन को बोला गया है कि अपने पास ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन ने P2O5 से रिएक्शन कराया, फिर अपने ग्रिग्नार्ड से कराया, फिर अपन ने I2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में अपन ने रिएक्शन करवाया। तो अगर अपनी फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं तो फर्स्ट रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो कुछ ऐसा होगा कि ये यहाँ पर साइनाइड ग्रुप लग जाएगा। जब भी अपन P2O5 से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या साइनाइड ग्रुप NH2 की जगह साइनाइड ग्रुप लग जाता है। उसके बाद जब अपन ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो लिख देता हूँ मैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब रिएक्शन होगा H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड CN को CH3 में बदल देगा। ठीक है। अब इसमें अपन I2 से रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो अपना ये जो है ना अल्कोहल में बदल जाएगा। तो अपना जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए अपना आंसर। जब भी I2 से रिएक्शन होता है तो CH3 अपना OH में बदल जाता है, क्योंकि अपना H2 भी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो अपना ऑप्शन नंबर जो B है वो सही होगा। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 19। इसमें अपन को बोला गया है कि एक रिएक्शन इनमें से कौन सी है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर डिप्लीशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो हम सबको पता है कि अपना ये जो ClO डॉट होता है और ये सब रिएक्शन अपनी इन्वॉल्व होती है, ये भी इन्वॉल्व होती है, और अपना ये सभी को पता है कि अपना फ्लोरेसेंट गैस जो होती है CF2 Cl, ये सब इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन अपना कभी मीथेन जो होता है ना, मीथेन एक तो पहली बात अनदर अपन बोले तो एक ऑर्गेनिक चीज़ है, तो हमेशा अच्छी ही होगी। कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक चीज़ खानी चाहिए, ऑर्गेनिक चीज़ लगानी चाहिए, तो ऑर्गेनिक चीज़ अच्छी ही होगी, तो हम उसी से बस अच्छे से बता सकते हैं कि ये तो इन्वॉल्व नहीं होगी। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो C होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला गया है कि मेजर प्रोडक्ट मोनोब्रोमिनेशन NBS से जब अपन मोनोब्रोमिनेशन कराते हैं
तब वो ब्रोमिनेशन कहाँ होगा? तो मोस्टली लोग बी लगाते हैं, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। ए तो कतई नहीं होगा। सी कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन आप गलत हैं। जब भी NBSC रिएक्शन होता है ना, तो जो CH3 होता है, जो जैसे अपना CH3 था, वो कॉन्जुगेशन में था इसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ, तो अपना CH3 के ही अटैच्ड कार्बन से ही अपना Br लगेगा। तो अपना ऑप्शन नंबर जो डी है वही अपना सही ऑप्शन होगा। तो यार ये अपना क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। इसमें अपन को बोला गया है कि A to B अपना ये अपने इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, कंसंट्रेशन दी हुई है सबकी, और अपन को डेल्टा जी नोट निकालना है। तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है? -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। तो अपन को सब पता है, बस हमको के इक्विलिब्रियम निकालना है। के इक्विलिब्रियम अपन कैसे निकालेंगे? के इक्विलिब्रियम होगा अपना बी इन कंसनट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी अपन कंसनट्रेशन ऑफ ए। तो कंसनट्रेशन ऑफ बी क्या है? 0.15 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी दैट इज 0.05 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए दैट इज 10⁻⁻3। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करेंगे तो अपना आता है 7.5। तो अपना डेल्टा जी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं 2.303। आर की वैल्यू का डालेंगे 8.314। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है, एंड लॉग 7.5। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप खुद से कीजिएगा। तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू log of log of uh, log of 7.5। टू 182.6 होना चाहिए आंसर। तो पर अपन को किलो जूल में पूछा था, तो किलो जूल में अपन करेंगे तो नियरली 2 आ जाएगा आंसर। 2 शुड बी इट्स आंसर। ठीक है, 2 किलो जूल पर मोल, ये इसका आंसर होना चाहिए।
तो यार माइक ऑफ हो गया था मेरा, तो वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 से, तो यार इसने अपन को पूछा था कि हाउ मनी एस कितने इनमें से एस बॉन्ड बनाएंगे। तो अपन ने स्ट्रक्चर बना दिए। H2SO3 का स्ट्रक्चर अपना ये होता है, ठीक है, एस कनेक्टेड है। अपना H2SO6 का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर H2SO6 का। H2SO7 का स्ट्रक्चर अपना ये होता है, ठीक है। और अपना H2S2O7 का स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें एस कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अपना H2S2O8 का स्ट्रक्चर ये होता है। अपना H2S2SN2+O6 का स्ट्रक्चर ये होता है। तो अपने करेक्ट ऑप्शन कितने हो जाएंगे? एक तो अपना H2S2O6, H2S2O6, H2S2O3, मतलब ये वाला एंड अपना ये वाला पॉलीथेनिक एसिड, ठीक है। तो अपना टोटल आंसर हो जाएंगे 3। इसके बाद अगर अपन पढ़ें तो अपन को इसमें बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन देखते हैं 2 की पावर में n लिखते हैं अपन। तो n क्या होता है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो यहाँ पे दोनों पे का चक्कर तो है नहीं, डबल बॉन्ड का चक्कर है बस। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसलिए n=2 हो जाएगा। तो टोटल आंसर अपने पास 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। उसके बाद अपने पास 24, तो इसमें अपन को बोला गया है कि कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्सीजन से अपन ने कुछ बनाया है। तो जो अपने टाइटेनियम है वो सेंटर पे लाई करता है, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, टाइटेनियम सेंटर पे लाई कर रहा है। सेंटर पे लाई करने वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 1 होता है, और एक ही एटम होता है तो 1 हो जाएगा। ऑक्साइड जो कि अपन का फेस पे लाई कर रहा है, तो फेस पे लाई कर रहा है तो कितने फेस होते हैं? 6, और हर एक फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ। तो 6 × 1/2, ठीक है। तो ये जाएगा अपना 3। उसके बाद अपना कैल्शियम आयन जो कि अपने कॉर्नर पे लाई कर रहा है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 8 कॉर्नर होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन हर एक का 1/8 होता है, तो अपना 1 आ जाएगा। तो अपना जो कंपाउंड है वो है CaTiO3। तो अब पूछ रहा है कि टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन कितना है। तो अपना ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 × 3 6, कैल्शियम का 2 होता है तो 4 आएगा। तो अपना टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ जाएगा। तो ये अपना आखिरी क्वेश्चन, इसमें अपन को बोला गया है कि कैटायन का, टर्शियरी कैटायन का स्टेबिलिटी बताना है कि इनमें से किससे कम है। तो अपना फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है ना अपन को, pH लगा हुआ है कार्बोकैटायन से, तो यार ये वाले इसको देख के लगता है कि इसको सही होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन होता है अपने पास एक, जो कि कहता है कि अपना जो भी रिंग होती है ना, उस पर अगर जो अपना कैटायन लगा हुआ है वो लेस स्टेबल होता है अपने टर्शियरी कैटायन से। तो ये अपना एक्सेप्शन होता है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सेकेंड वाले में तो ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 फिनाइल रंग लगे हैं। थर्ड वाले में 3 फिनाइल रंग लगे हैं, तो ये भी ज़्यादा स्टेबल होगा। फोर्थ वाले में सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी से। उसके बाद अपने में रखा है OCH3, तो ये अपना जब भी OCH3 या फिर इससे कहीं भी O लिखा हो तो ऑक्साइड आयन जब भी होगा अपना, तो अपना ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। फिर अपना ये जो ट्राइंगल से अपना कार्बोकैटायन लगा है, तो ये डांसिंग रेजोनेंस शो करता है। डांसिंग रेजोनेंस अपन काफ़ी पढ़ा हुआ है, काफ़ी डीपली रिसर्च्ड है, तो ये सही हो जाएगा। और बाकी फिर ये जो अपना जो स्क्वायर रिंग पे लगा हुआ है ये गलत हो जाएगा। तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए अपने सही? एक तो अपना ये 2 फिनाइल रिंग, 3 फिनाइल रिंग, अपना OCH3 और अपना डांसिंग रेजोनेंस। तो टोटल आंसर अपने होगा 4।